नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज यूनिवर्स 1 में और मैं आपका दोस्त विकास। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है हमारे चैनल पे वह विज्ञान साइंस से रिलेटेड है। जो विज्ञान के क्षेत्र में ज़्यादातर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब भी कोई साइंस से क्वेश्चन आता है तो इस टॉपिक से ज़रूर आता है, जो कि है प्रकाश, लाइट। इससे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं और कभी कभी मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो प्रकाश है हमारा एक बहुत ही विस्तारित क्षेत्र है विज्ञान का, जिसको समझाने में मैं आपको इसके 2 भागों में इसको समझाऊंगा और कोशिश करूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको प्रकाश से संबंधित कभी भी कोई कन्फ्यूजन ना रहे या कोई भी ऐसा प्रश्न ना रहे जो आपको समझ में ना आया हो। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, प्रकाश। प्रकाश अंग्रेजी में जिसे लाइट कहते हैं, कभी हम इसे रोशनी भी कहते हैं। प्रकाश क्या है, हम लोग सबसे पहले ये समझेंगे कि प्रकाश क्या है। तो कुछ समय बचाने के लिए मैंने ये लिख के रखा है, उसके बाद तो मैं आपके सामने ही लिखूंगा जो भी कुछ है, कि प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो हमारी दृष्टि को संवेदित करता है। दृष्टि को संवेदित करने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब हुआ कि यह हमें वस्तुओं को देखने के योग्य या देखने लायक बनाता है। अर्थात बिना प्रकाश में हम या बिना रोशनी या लाइट में हम कोई भी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। तो ये तो थी अपनी जनरल सी डेफिनेशन कि प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो दृष्टि को संवेदित करता है और वस्तुओं को देखने योग्य बनाता है। अगर वैज्ञानिकी रूप में हम इसकी परिभाषा देंगे तो वह क्या होगा कि प्रकाश वह ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में आगे चलता है। अब मैंने एक वर्ड यूज किया यहाँ पे, तरंग। दोस्तों, तरंग, जब मैंने ध्वनि का जो पिछला टॉपिक साइंस में बनाया था, मैंने तो उसमें आपको तरंग समझाई थी कि तरंग क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं। तो उसे नहीं समझाते हुए मैं आगे थोड़ा बढ़ूंगा। अगर आपको नहीं समझ में आती है तो आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं। तो चूंकि तरंग है तो मैंने बताया था कि तरंगों में तरंग 2 प्रकार से आगे बढ़ती हैं, एक माध्यम की सहायता से और दूसरी बिना माध्यम की। तो जो ध्वनि तरंगें थी हमारी वो क्या थी, उनमें हमें एक माध्यम चाहिए होता था, वो चाहे ठोस हो, द्रव हो या गैस हो। लेकिन प्रकाश के केस में ऐसा नहीं होता है। प्रकाश कोई भी माध्यम का मोहताज नहीं है। प्रकाश को किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि अब कोई माध्यम हो तभी प्रकाश वहाँ जाएगा या रोशनी वहाँ जाएगी। तो प्रकाश जो हमारा है वो बिना माध्यम के भी आगे बढ़ता है, ये ध्यान रखना है आपको। प्रकाश हमारा विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है जो बिना माध्यम के भी आगे बढ़ता है। अर्थात बिना माध्यम का मतलब यहाँ क्या हुआ, मैं निर्वात की बात कर रहा हूँ, वैक्यूम की, जहाँ पर कोई वायु, गैस, अणु, धूल कण कुछ भी नहीं है, तो प्रकाश वहाँ भी चलता है। और सबसे अच्छा प्रकाश की जो चाल होती है, सबसे तेज, वह निर्वात में ही होती है। वह होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दोस्तों, जो मैंने यहाँ पे बताया कि प्रकाश क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में आगे बढ़ता है। किंतु हमारे कुछ वैज्ञानिक इस बात से सहमत नहीं थे और उनका प्रकाश के रूप में या प्रकाश को मानने का तरीका अलग था, जिसमें जो हमारे सबसे महान वैज्ञानिक थे अल्बर्ट आइंस्टीन। आप लोग सभी लोग जानते होंगे आइंस्टीन के बारे में, कौन नहीं जानता है, जिनका E = mc² था जब मान ऊर्जा वाला समीकरण, तो उसके नाम से वो ज़्यादा फेमस हैं। किंतु अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक अपना प्रकाश विद्युत प्रभाव का नियम दिया, फोटोन सिद्धांत, और इसी के कारण उनको भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया भौतिकी के क्षेत्र में। तो उन्होंने बताया कि प्रकाश एक कणों के रूप में चलता है, छोटे छोटे कणों के रूप में। और जब उनका फोटोन सिद्धांत आया तो उसमें यह माना गया कि प्रकाश के अंदर एक द्वैत प्रकृति होती है, जो तरंग के रूप में, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में छोटे छोटे कणों, बंडल भी बोलते हैं, पैकेट भी बोलते हैं, के रूप में आगे बढ़ता है। और इन कणों को हम कहते हैं फोटोन। तो कई बार एक नंबर के क्वेश्चन जो आते हैं उन्हें पूछ देते हैं फोटोन क्या है, उसमें कंफ्यूजन कर देते हैं, ऐसे पूछ देते हैं प्रकाश के छोटे कणों को क्या कहते हैं, कहीं फोटोन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ऐसे करके उसमें दे देते हैं। तो फोटोन शब्द है, आपको ध्यान रखना, फोटोन यह क्या है, जो प्रकाश हमारा है वो छोटे छोटे कणों के रूप में आगे बढ़ता है और इन कणों को हम फोटोन कहते हैं। इनकी एक खासियत होती है जो फोटोन सिद्धांत में अल्बर्ट आइंस्टीन जी ने बताया था कि यह जिस वस्तु से टकराते हैं या जिसके सामने आते हैं उसे अपनी ऊष्मा या ऊर्जा दे देते हैं। तो अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि इनका जन्म 14 मार्च 1879 को हुआ था और इनकी मृत्यु 18 अप्रैल 1955 को हुई थी।
और सन 1921 में इनको भौतिकी में फोटोन सिद्धांत प्रकाश विद्युत प्रवाह के कारण भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल का पुरस्कार मिला था। तो ये तो है प्रकाश की परिभाषा, जो आपको एक बार समझनी है कि प्रकाश हमारा विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में वह ऊर्जा है जो छोटे छोटे कणों के रूप में आगे बढ़ता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, हटाई दे रहा हूँ। अभी आप लोग अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। आगे क्या है कि अब हम समझेंगे कि मैंने ये कहा है बढ़ता तो है, तो किस चाल से बढ़ता है, तो हम समझेंगे प्रकाश की चाल। देखिए दोस्तों, जो प्रकाश है या लाइट है, इसका मूल स्रोत अगर आज भी पूछा जाता है वह सूर्य ही है। अगर पूछते हैं ना कि प्रकाश का मूल स्रोत क्या है, तो प्रकाश का मूल स्रोत आज भी हमारा सूर्य है। तो जो प्रकाश है उसकी चाल क्या होती है, इसका मैं आपको ऐसे समझाता हूं कि सपोज करिए कि यदि हमसे ये कहा जाए कि दौड़ो, आपको दौड़ने के लिए कहा जाए, तो अगर जैसे एक खुला मैदान दिया जाए तो आप उसमें तेज दौड़ेंगे। फिर कह दिया जाए कि ऐसा करो मेले में दौड़ो जहाँ भीड़ भाड़ है थोड़ी सी, तो उसमें आप कम दौड़ पाएंगे। और जब बहुत ज़्यादा रस हो, भीड़ हो, तो वहाँ क्या है, वहाँ आप और कम दौड़ पाएंगे। तो उसी तरीके से सिद्धांत चलता है कि जो हमारा प्रकाश होता है वह निर्वात में सबसे तेज चलता है। निर्वात का मतलब वैक्यूम, जहाँ कोई भी गैस, अणु, धूल, कण कुछ भी नहीं होती है, उसे हम निर्वात कहते हैं। और इसमें प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगर इसको किलोमीटर में करेंगे तो 1000 का भाग लग जाएगा, हो जाता है 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो ये तो प्रकाश की चाल है निर्वात में। अब जब निर्वात से छोड़ के वो अन्य किसी माध्यम में आएगा तो वही होगा, जैसे मैंने बताया कि भीड़ में कम होगा, उससे ज़्यादा कम होगा। तो इसी तरह गैस में निर्वात से कम होगा, यहाँ मैं लिखे दे रहा हूँ, द्रव में गैस से कम होगा और ठोस में और भी कम होगा। तो इस प्रकार तो प्रकाश हमारा गति करता है, वेग करता है। और जब मैं ठोस के माध्यम की बात करता हूँ तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि जैसे मैंने कहा है गैस, द्रव, ठोस, इनमें अगर आपको यार नोटिस करें तो इसमें जो प्रकाश की चाल को अगर सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव कर रहा है, जो प्रभावित कर रहा है, वो है हमारा घनत्व। क्या कर रहा है? घनत्व। जहाँ जहाँ अणुओं की संख्या ज़्यादा हो जा रही है, उनकी द्रव्यमान संख्या, घनत्व तो बढ़ता जा रहा है, वहाँ पे प्रकाश की चाल कम होती जा रही है। तो इसी प्रकार मैं अगर ठोस की बात करूं तो 3 शब्द मैं आपको लिख रहा हूं यहाँ पे। एक है पारदर्शी माध्यम, जो ठोस के माध्यम होंगे, एक होगा अपारदर्शी, और एक है पारभासी। अगर आपको इंग्लिश में लिखना है तो मैं इंग्लिश में भी लिखे दे रहा हूं, जिसको ना है ट्रांसपेरेंट, अपारदर्शी कहेंगे ओपेक, और इसे कहेंगे ट्रांसल्यूसेंट। पारदर्शी क्या होगा कि जिससे प्रकाश हमारा जिस माध्यम से आर पार गुजर जाए, जैसे कि कांच। अपारदर्शी में क्या होता है कि जहां घनत्व की हमारे अणुओं की संख्या इतनी ज़्यादा है, इतना ठोस है वो माध्यम कि प्रकाश हमारा उसके गुजर नहीं पा रहा है, जैसे कि दीवार हो गई है, ईंट हो गई। तो ये क्या है? ये हमारे अपारदर्शी माध्यम है। ये बोर्ड हो गया, ये बोर्ड जो है, इससे जो लाइट पड़ेगी वो पीछे नहीं जाएगी, इसकी शैडो बन जाएगी, वहाँ पे छांव बन जाएगी। और जो पारभासी होते हैं, जिनसे आधा प्रकाश बाहर निकल सकता है, जिससे थोड़ी थोड़ी रोशनी आती रहती, जैसे हमारा अखबार हो गया, कागज हो गया। तो ये तो वो माध्यम है जो प्रकाश के ठोस के रूप में माध्यम होते हैं। तो प्रकाश की चाल मैंने बता दी। प्रकाश की चाल जो है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। और मेन स्रोत अपना सूर्य होता है, ये सूर्य है, और यहाँ से हमारी पृथ्वी पे प्रकाश आता है। और हाँ, एक क्वेश्चन और भी आता है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय ले लेता है, तो वो है 8 मिनट 16 सेकेंड। ऑप्शन में कभी कभी 8 मिनट ही दे देते हैं, तो आप उसको देखना है। तो ये तो प्रकाश की चाल थी। और मैं एक चीज़ और बताना भूल गया, जो प्रकाश की चाल की गणना थी वह हमारे एक वैज्ञानिक थे, डेनिश वैज्ञानिक रोमर। रोमर क्या थे ना, वो खगोलीय वैज्ञानिक थे। तो वो बृहस्पति ग्रह के उपग्रहों की चाल की जब गणना कर रहे थे, तब उन्हें यहाँ पर प्रकाश के वेग की गणना प्राप्त हुई और उन्होंने इसके बारे में एक सिद्धांत दिया। बाद में कई वैज्ञानिकों ने प्रकाश की चाल बेकार किया,
लेकिन जिसका श्रेय फिर रोमर को ही दिया गया, ये आपको याद करना है। तो ये तो थी प्रकाश और प्रकाश की चाल। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या है दोस्तों कि प्रकाश में जो है वो हमारे कई चीज़ें जानना है, जिसमें कुछ हमारे सिद्धांत हैं जो थ्योरी बेसिस हैं, बेस्ड हैं, और कुछ होते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड। जब हम लेंस की, दर्पण की, प्रिज्म की या सूक्ष्मदर्शी की बात करेंगे तो वहाँ पे हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं। कभी कभी फोकस दूरी को लेके, वक्रता त्रिज्या को लेके, आवर्तन क्षमता को लेके, अपवर्तनांक को लेके क्वेश्चन आते हैं। तो मैं यहाँ पर वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने और थोड़ा इंटरेस्टेड भी बना रहे, इसके लिए मैं इसको 2 भागों में बांट रहा हूँ। जो मेरा ये प्रकाश का पार्ट 1 अभी आप देख रहे हैं, इसमें मैं आपको प्रकाश का परावर्तन जो थ्योरी है जो आपको समझना है, दूसरा प्रकाश का अपवर्तन, तीसरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन जिसे हम कंप्लीट रिफ्लेक्शन बोलते हैं, चौथा स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, इसे हम बोलते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ये सब थ्योरी वाले हैं सिद्धांत और बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनसे सबसे क्वेश्चन आता है। जब मैं इनको आपको पढ़ाऊंगा, हो सकता है मेरे कुछ देखने वाले जो व्यूअर्स हैं वो अपर क्लासेस में हैं, जिनसे प्रकाश 9th या 10th में आया था, अब भूल गए हों या उन्हें तब नहीं समझ में आया हो, या अभी जो बच्चे मेरे वीडियो देखने वाले पढ़ रहे हैं, मैं यहाँ की गारंटी लेता हूँ कि इसको देखने के बाद आपको कभी भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा और इससे अच्छा आपको कहीं भी समझ में नहीं आएगा। तो 5वां है प्रकाश का प्रकीर्णन। ये तो मैं रखूंगा एक पार्ट में, और जो पार्ट 2 आएगा नेक्स्ट हमारा वीडियो, उसमें मैं लेंस, दर्पण, सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी नेत्र संबंधी रोग, जिसमें निकट दृष्टि दोष है, दूरदृष्टि दोष है, मायोपिया, एस्ट्रोमेपिया और रमन का प्रभाव, जो डॉक्टर सीवी रमन थे, इन्होंने भी एक हमारा प्रभाव दिया था। ये मैं सब आपको अपने 2nd पार्ट में समझाऊंगा, जिसमें आवर्तन क्षमता, अपवर्तनांक संबंधी कुछ न्यूमेरिकल भी होंगे। और जो लेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं ना कि अगर कोई वस्तु फोकस पे रखी है तो उधर उसका उत्तर लेंस पे किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा, या हमारी 2f पे रखी है या इन्फिनिटी अनंत पे रखी है, वो मैं इतना सिंपल आपको बताऊंगा जो एक बार देखने के बाद आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो रहेगा हमारा नेक्स्ट 2nd पार्ट में। तो चलिए आज के हम इन टॉपिक पे इस वीडियो में बात करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक प्रकाश का परावर्तन। कुछ लोग समझेंगे क्या होता है ये, क्या पढ़ाने लगे। तो दोस्तों प्रकाश में यदि जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत या टॉपिक है वह है हमारा प्रकाश का परावर्तन। कुछ लोगों को अगर नहीं आता, मैं इंग्लिश में लिखे दे रहा है, इसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन, परावर्तन। तो सबसे पहले तो हम दोस्तों समझेंगे कि जो प्रकाश का परावर्तन है वह क्या है, और उसके बाद इसका क्या प्रयोग है हमारे दैनिक जीवन में, वह भी सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। यदि मानिए यह कोई एक सतह है और यहाँ से हमारा एक प्रकाश किरण यहाँ इस सतह पे पड़ रही है, और यदि वह पड़ने के बाद इसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है, यहाँ से आ रही थी, इसे आप आपतित कह सकते हैं, आपतित यानी आके जो गिर रही है, और ये परावर्तित जो यहाँ से वापस हुई है। यानी कि यदि एक माध्यम में, मेरा वर्ड ध्यान देना, माध्यम समान रहना चाहिए, आने वाली आपतित किरण किसी सतह से टकराने या पड़ने के बाद उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है, तो इसको हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अगर आपको लिखना है तो मैं इसकी परिभाषा भी दे सकता हूँ, या ऐसा करूँगा मैं प्रकाश की परावर्तन की परिभाषा वीडियो के लास्ट में ऐड कर दूंगा, क्योंकि अभी अगर मैं लिखूँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। अभी आपको केवल समझना है, ठीक है। अगर यहाँ पे एक मान लेता हूँ मैं कि ये जहाँ पे टकराई, यहाँ पे अगर एक अवलंब खींच दूँ परपेंडिकुलर, तो जो ये आपतित हुई किरण है, इंसिडेंस रे है,
यहाँ पे एक एंगल बनाएगी जिसको हम आई मान लेते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये किरण जो जा रही है यहाँ पे एक एंगल बना रही है, इसे आर मान लेते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर देखो जिस तरीके से आई थी उसी से वापस हो गई। तो यहाँ पर जो आपका आपतन कोण है यानी एंगल ऑफ आई बराबर होगा परावर्तन के एंगल ऑफ आर के। बस यही दो सिद्धांत हैं कि एक समान माध्यम में आपतित होने वाली किरण जब सतह पर पड़ने के बाद परावर्तित हो जाती है उसी माध्यम में, वह होता है प्रकाश का परावर्तन। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना कि जो आपतित किरण होती है इसकी तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति और चाल पर माध्यम जब सम माध्यम रहेगा तो कोई मतलब उसमें प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये आपको पॉइंट याद रखने हैं। चाहिए अगर आपको लगता हो तो मैं इसकी डेफिनेशन बाद में ऐड कर दूंगा, आप समझ जाएंगे। तो अब हम समझेंगे कि जो प्रकाश का परावर्तन है, या मैंने ये बताया कि ये किरण आई और इस सतह से टकरा के वापस हो गई, तो है क्या ये, इसका क्या हमारे दैनिक जीवन में उपयोग है और हमें क्यों जानना चाहिए कि परावर्तन, वाई इट इज इम्पॉर्टेंट। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्रकाश के परावर्तन का दैनिक जीवन में जो उपयोग है उसमें सबसे बड़ा उपयोग है वस्तुओं का दिखना। हाँ, जो मेन है परावर्तन का कि हमें कोई वस्तु यदि दिखाई पड़ रही है तो उसका कारण है प्रकाश का परावर्तन। दोस्तों जब भी कोई वस्तु पर हमारा प्रकाश आके गिरता है और वहाँ से वह प्रकाश होता है परावर्तित, और परावर्तित होकर हमारी आँखों पे उसका रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है जाकर, तब हमें वह वस्तु दिखाई पड़ती है। इसी के कारण प्रकाश के परावर्तन के कारण ही हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। यदि कोई अंधेरे में कोई चीज़ रखी होती है इसी कारण वो हमें नहीं दिखती है क्योंकि उस पर कोई प्रकाश पड़ नहीं रहा होता है, और जब प्रकाश नहीं पड़ता है तो उसका प्रतिबिंब हमारी आँखों पे परावर्तित होके नहीं बनता है। तो प्रकाश के परावर्तन का सबसे मेन इंपॉर्टेंट कारण या दैनिक जीवन में प्रयोग है कि हमें वस्तुओं का दिखना, आपको याद रखना है। नंबर 2 इसका उपयोग हम बता रहे हैं वस्तुओं का रंगीन दिखना। ये भी आप लिख लीजिए, रंगीन दिखना। रंगीन का मतलब हुआ है कि जब कोई वस्तु जिस कलर की होती है तो उस पर पड़ने वाला प्रकाश, जैसे प्रकाश तो हम लोगों को ही लगता है कि सफ़ेद होता है, लेकिन मैं भी आपको आगे पढ़ाऊंगा तो आप समझ जाएंगे, अभी नहीं बता रहा हूँ मैं उसका। जैसे रेड कलर का या एक रेड कलर की ये बॉल है, ये हमें रेड क्यों दिखा रही है? इसका कारण है कि इस पर जब रेड हमारी प्रकाश की सनलाइट गिर रही है, प्रकाश आ रहा है, तो यहाँ से लाल रंग परावर्तित होकर हमारी आंखों पे पड़ रहा है, इसलिए हमें ये लाल रंग दिख रहा है। तो जो वस्तुएं रंगीन दिखती हैं, कहीं लाल है या ये सपोज करिए ये नीली है या काली है, ये सब प्रकाश के परावर्तन के कारण ही हम उनको देख सकते हैं। तीसरा, अभी मैं इसको आपको प्रकाश के जब प्रकीर्णन बताऊंगा तो बहुत अच्छे से क्लैरिफाई कर दूंगा। तीसरा पॉइंट होता है ग्रहों का चमकना। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है, और जो क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे ही आते हैं कि ग्रहों का चमकना प्रकाश के किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो आपको ऑब्जेक्टिव दे देंगे परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या कुछ एक और। तो जो ग्रह चमकते हैं हमारे, जैसे शुक्र ग्रह हमें बहुत चमकीला दिखाई देता है, मंगल हमें लाल दिखाई देता है, या शनि के आसपास छल्ले प्रतीत होते हैं, जो भी कुछ है वह सब प्रकाश के परावर्तन के कारण ही होता है। वहाँ से रेज परावर्तित होकर हमारी आंखों में आती हैं, भले ही वो दूरदर्शी के द्वारा आती हैं, तब हमें ये ग्रह सब दिखाई पड़ते हैं। चौथा, एक चीज़ और समझिए, वस्तुएं क्या होती हैं मैं आपको एक बता दूं। वस्तुएं भी जब प्रकाश में हम कैटेगरी करते हैं 2 प्रकार की होती हैं, एक दीप्त और एक अदीप्त। तो पहले समझिए दीप्त क्या होता है। वे वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है, जैसे बल्ब हुआ, हमारा एलईडी लाइट हुई, और मोमबत्ती हुई, दिया हुआ, सूरज हुआ, ये सब क्या है, हमारी दीप्त हैं। ये खुद के प्रकाश से प्रकाशमान हैं और हमें दिखाई पड़ रही हैं। और अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, वे वस्तुएं जो दूसरे के प्रकाश पड़ने पर, जब हमने बल्ब जलाया तब कमरे में रखा हुआ हमें बोर्ड दिखा, पेन दिखा, ये सब क्या है, अदीप्त वस्तुएं हैं जिन्हें दिखने के लिए दूसरे के प्रकाश की ज़रूरत होती है। तो ये दीप्त और अदीप्त वस्तुएं भी मुझे आ गया था दिमाग में, इसलिए मैंने क्लियर कर दिया। चौथा और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है प्रकाश के परावर्तन का, सबसे ज़्यादा वस्तुओं का कम और
ज़्यादा चमकना, वस्तुओं का कम और ज़्यादा चमकना। दोस्तों इसको ऐसे समझते हैं कि सपोज करिए हमारे पास एक बाइक है, ठीक है, और वो बाइक संडे के दिन मैंने उसको धुला, बहुत अच्छे से धुला, फिर मैंने उस पर पॉलिश वॉलिश कर दी, और उसी समय सपोज करिए मेरा कोई फ्रेंड आएगा तो उसे देखते क्या बोलेगा, अच्छा क्या सर्विस करवा ला इसकी, या धुल दिया। कारण क्या हुआ दोस्तों कि अब धुलने के बाद जो प्रकाश उस पर पड़ रहा है वो ज़्यादा, चूँकि पॉलिश उसकी सतह साफ हो गई, पॉलिश भी हो गई, तो ज़्यादा चमक के साथ वहाँ से परावर्तित होकर हमारी आंखों पे आ रहा है, इसलिए हमें वस्तु ज़्यादा चमकीली और नई दिख रही है। और पुरानी वस्तुओं में धूल काड़ा मट्टी जमा होने के कारण वहाँ से प्रकाश अच्छे से परावर्तित नहीं हो पाता है, इसलिए वस्तुएं हमें कम चमकती हुई दिखाई देती हैं, धुलने या उसके नई वस्तुओं को ज़्यादा चमक होती है। तो दोस्तों ये तो था हमारा प्रकाश का परावर्तन, जिसमें मैंने आपको बताया कि जब आपतित किरण, प्रकाश की कोई किरण किसी सतह पे गिरकर उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है, वहाँ पे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसमें आपतन कोण एंगल ऑफ आई बराबर होता है रिफ्लेक्शन कोण के एंगल ऑफ आर के, और वस्तुओं, और इसमें आपतित किरण की जब वो परावर्तित होती है तो उस समय ना तो कोई आवृत्ति बदलती है, ना तरंग दैर्घ्य बदलती है, ना ही चाल बदलती है। उसका कारण है कि वह एक ही माध्यम में परावर्तित हो रही हैं। तो ये प्रकाश का परावर्तन। एक पॉइंट और होता है इसमें, मैं बता दूं आपको, कभी कभी पूछ देते स्नेल का नियम। तो होता क्या, जब मैंने बताया कि आपको एंगल ऑफ आई बराबर एंगल ऑफ आर है, तो इनकी ज्या भी बराबर होगी। ज्या का मतलब ट्रिग्नोमेट्री में से हम साइन बोलते हैं अंग्रेजी में, साइन आई बराबर साइन आर। क्यों बराबर होगी, अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर लंब डाल दें तो एंगल आप देखिए लंब बटे कर्ण हम करेंगे तो साइन आई बराबर लंब बटे कर्ण सेम हो जाएगा यहाँ पे। और अगर इसको यहाँ नीचे लेके आएंगे तो साइन आई बराबर आर को यहाँ नीचे ले जाएं, साइन आर बराबर 1। यह होता है स्नेल का नियम। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है मेरी नज़र में, लेकिन फिर भी देख लीजिए, अगर आ जाता है स्नेल का नियम किस सिद्धांत पे प्रकाश के काम करता है, तो उसे हम बोलते हैं परावर्तन के सिद्धांत पे, जहाँ पे आपतन कोण परावर्तन कोण की ज्याओं का अनुपात, या ज्या नहीं बोलते इसको, हम अंग्रेजी में साइन बोल दे रहे हैं, साइन का अनुपात 1 होता है। ठीक है, तो ये था परावर्तन। उम्मीद करता हूँ उसे समझ में आया होगा। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं जल्दी से आगे बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट आता है हमारा प्रकाश का अपवर्तन। शब्द पे ध्यान देना है, इट इज अपवर्तन नॉट परावर्तन। तो दोस्तों अब समझिए अपवर्तन क्या होता है, उसी की तरह समझेंगे हम लोग कि परावर्तन क्या था, फिर उसका क्या उपयोग था। इसी प्रकार हम लोग अपवर्तन भी समझेंगे। इंग्लिश में से कहते हैं रिफ्रैक्शन, वो रिफ्लेक्शन था, ये रिफ्रैक्शन है ऑफ लाइट। तो दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन तब हो जाता है जब हमारी प्रकाश की किरण गिरकर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। वहां पर क्या था, एक ही माध्यम में परावर्तित हो गई थी, और यहां पर हमारा माध्यम चेंज हो जाता है। सपोज करिए यहां से किरण आ रही है और ये माध्यम है आपका वायु, और नीचे आपका जल भरा है। तो और ये मैं दूसरे कलर से कर दे रहा हूं, और ये मान लिया आपका एक अभिलंब है, परपेंडिकुलर हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, तो जब, अब मैं इसकी परिभाषा दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम पे जाती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है, यानी कि अपने मार्ग से भटक जाती है। सपोज करिए ये लाल ऐसे रे जा रही थी, इसको ऐसे ही जाना था ना, अगर सीधी जाती तो, लेकिन वो ऐसी ना जाके पानी में जाने के बाद ऐसी हो जाती है, यानी कि अविलंब की ओर थोड़ा सा झुक जाती है। तो यही है आपका अपवर्तन, कि आपतित किरण माध्यम बदलने पर, दूसरे माध्यम में जाने पर विचलित हो गई। यह है अपवर्तन। चाहो तो मैं लिख के दे रहा हूं इसकी डेफिनेशन, क्योंकि परावर्तन की भी नहीं लिखी थी मैंने। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर आपतित किरण अपने पथ से विचलित हो जाती है। इसे कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या प्रकाश का अपवर्तन। अब दोस्तों
कैसे होता है, सपोज करिए अभी तो मैंने ये वायु से जल में गई किरण डाली थी, सपोज करिए मैं जल के अंदर से कुछ कोशिश कर रहा हूँ किरण डालने को जो दूसरे माध्यम में जाए, वहाँ पे क्या होता है तो ये समझना है हमें। दो स्थितियाँ इसकी होती हैं, पहला और ये दूसरा। जब ये विरल माध्यम से, विरल का मतलब जहाँ भीड़ भाड़ नहीं है, ज़्यादा घनत्व तो नहीं है, जैसे वायु, ठीक है मैं यहाँ पे लाइन कर दे रहा हूँ। एक विरल माध्यम से अगर हम कोई किरण डालते हैं जिसको ऐसे जाना चाहिए था, तो वह क्या करती है, अवलंब की ओर झुक जाती है सघन माध्यम में जाने पर। ठीक है भाई, ज़्यादा ठोस के पास आएगी तो बहुत करीब आएगी, क्योंकि यहाँ पे सघन का मतलब क्या हुआ, शॉर्ट ट्रिक्स मैं बता रहा हूँ कि सघन का मतलब जहाँ करीब करीब अड़ू है, पास पास है, थोड़ा ज़्यादा भरा हुआ है, तो वो करीब आ जाती है अविलंब के। ठीक है, ये आपकी है आपतित किरण और ये आपकी अपवर्तित। और दोस्तों दूसरे में क्या होता है कि जब मैं नीचे से डाल रहा हूँ, चलिए यहाँ से कोई अगर आपतित किरण डाल रहा हूँ मैं जल से, यानी कि सघन माध्यम से, और ये विरल में जाएगी तो ये अविलंब से पास न होने के बजाय दूर हो जाएगी। जाना ऐसा चाहिए था इसको, ये यहाँ से दूर हो जाएगी, क्योंकि सीधी बात है जब भीड़ भाड़ से हम खुले पे जाएंगे तो थोड़ा फैलेंगे ना, और जब खुले से अंदर जा रहे थे थोड़ा दबेंगे, क्योंकि वहाँ ज़्यादा संख्या भरी हुई है पहले से। तो वही बात है कि जब सघन माध्यम से कोई किरण आपतित होकर विरल माध्यम में जाएगी, विरल का मतलब जहाँ खुला हुआ है, तो वह अविलंब से दूर हो जाती है, और इसमें क्या था, यह अविलंब से पास हो जाती है। बस यही है प्रकाश का अपवर्तन, कि माध्यम बदलने पर एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में कोई प्रकाश की किरण जाती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। इसे हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। और कभी कभी यही कहते हैं कि जो माध्यम विचलित करने की क्षमता रखते हैं उस क्षमता को हम कहते हैं उसका अपवर्तनांक। अब हम ये समझेंगे कि दैनिक जीवन में इसका क्या प्रयोग है, ये समझ में आ गया होगा। मैं ये वाला टॉपिक अभी बनाए रखा हूँ, फोटो को पिक को नहीं हटा रहा हूँ। ये विरल माध्यम है आपका और ये सघन माध्यम, यहाँ से किरण आ रही थी, ये अपवर्तित होकर अविलंब की तरफ झुक गई। तो सबसे पहले इसका जो है वह है तारों का टिमटिमाना। तारों का टिमटिमाना। दोस्तों तारे हमें अपनी जगह से अलग, कभी कम कभी ज़्यादा चमकते हुए क्यों टिमटिमाते हुए दिखते हैं, उसका मेन कारण है प्रकाश का अपवर्तन होना। तारों से आने वाली रोशनी जब हमारे वायुमंडल तो कई परतें हैं ना, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल जो भी हैं, तो उनसे होती हुई हमारी आंखों में आती है, तो वह अपनी यथास्थिति में ना देख के हमें इनकी रोशनी कम और ज़्यादा दिखाई देती है। कभी कभी हम कहते हैं कि ये तारा ज़्यादा पास है, बहुत चमक रहा है, वो दूर है। ऐसा नहीं होता, वो हमारा बस केवल भ्रम मात्र होता है, जिसका मेन कारण होता है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो और दूसरा टॉपिक है जैसे पानी में डाली गई छड़ी का मुड़ा हुआ दिखना। दोस्तों अगर एक सपोज करिए कि बीकर है, इसमें पानी भरा है और हमने यहाँ से एक पेंसिल डाली, तो ये पेंसिल पानी में जाके कुछ इस अंदर की ओर हमें झुकी हुई दिखाई पड़ती है, आप कभी भी देख सकते हैं। तो यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही हो रहा है, क्योंकि यहाँ माध्यम दूसरा था, यहाँ माध्यम बदल गया, तो हमें ये छड़ अंदर की ओर थोड़ा झुकी हुई दिखी, जबकि हमें ऐसी दिखनी चाहिए थी। कभी भी देखना है ना, मेरे पास यहाँ पर है नहीं ना, मैं आपको करके दिखा देता। ये पानी में डाली हुई छड़ी हमें मुड़ी हुई दिखती है। तीसरा आता है कभी कभी कि पानी में डाला गया सिक्का या जल में तैरती हुई नीचे मछली हमें अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ स्थल में उठी हुई दिखती है। सिक्का आप एक बाल्टी में डालना तो आपको ऊपर की ओर दिखेगा, जबकि यथास्थिति में वह नीचे होता है। तो वह सब होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो लिख दीजिए इसी, पानी में वस्तु का उठा हुआ दिखना, ये सब होते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है दोस्तों, परावर्तन हो गया आपका, अपवर्तन हो गया। चलते हैं आगे के ओर टॉपिक की ओर, क्योंकि हमें जल्दी भी करना है, वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है।
तीसरा टॉपिक है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसको जल्दी जल्दी समझेंगे। इसमें क्या होता है दोस्तों, पूर्ण कंप्लीट इंटरनल रिफ्लेक्शन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या होता है, ये तीसरा टॉपिक है अपना, कि जब एक माध्यम से प्रकाश की किरण हमारी दूसरे सघन माध्यम में जाती है और उसे मतलब उसको भी पार ना करते हुए वहीं से अंदर से पूरी परावर्तित होकर लौट आती है। जैसे इसको मैं उदाहरण के रूप में समझाऊंगा। सपोज करिए कि ये डायमंड है हमारे पास और यहाँ से कोई प्रकाश की किरण इस पर पड़ी और ये अंदर गई, तो ये यहाँ से बाहर ना निकल कर यहीं कहीं एंगल से पाके यहाँ से ही परावर्तित हो जाती है। यानी कि अंदर ही अंदर, इसको क्रॉस ना करते, उसको वैसे यहाँ बाहर आना चाहिए था तो बाहर ना जाके जब वहाँ के अणुओं से और उससे एंगल प्राप्त करके वो उसी से पूरी तरह परावर्तित हो जाती है आंतरिक रूप में, तो हम इसको कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और इसके कारण ही वस्तु हमें ज़्यादा चमकती हुई दिखाई देती है। तो सबसे पहला इसका उदाहरण होगा हीरे का चमकना। हीरा इसीलिए हमें बहुत चमकता हुआ दिखाई देता है क्योंकि उसमें पड़ने वाली किरण उससे बाहर नहीं निकलती, उस वहीं से अंदर से परावर्तित होकर बाहर आ जाती है, जिससे हमें ये चमकता हुआ दिखाई देता है। दूसरा, रेगिस्तान में मारीचिका का बनना। मारीचिका शब्द का मतलब होता है कोई एक भ्रम होना, भ्रमित होना हमें। दोस्तों हम लोग जब रेगिस्तान में या कहीं रेत के दूर दूर तक देखते हैं तो कभी कभी अब प्रकाश के आंतरिक परावर्तन के कारण वहाँ पर हमें जल भरा हुआ दिखाई पड़ता है, लेकिन जब हम उसके पास जाते हैं तो वह पता चलता है किसी पेड़ की छांव है या परछाई थी। तो यही होती है मारीचिका। कभी कभी सड़कों पे भी होता है। आप देखिए बरसात के मौसम में अगर हम कहीं सड़क पे जा रहे होते हैं और धूप निकली हुई होती है तो हमें बहुत दूर ऐसा लगेगा कि जल कहीं भरा हुआ है सड़क पे, लेकिन जब हम पास जाते जाएंगे तो वहाँ पर उसकी परछाई या छाँव होती है। यह होती है मारीचिका, क्योंकि एक पृष्ठ में जाने के बाद वो परावर्तित होकर हमें वहीं पर दिखती है। और एक होता है इसका इंडोस्कोपी। इंडोस्कोप आप लोगों को पता ही होगा। इंडोस्कोप क्या होता है, जो हमारे पेट की आंतरिक जांच के लिए हमारे गैस्ट्रोलॉजिस्ट यूज करते हैं इंडोस्कोपी। इसमें क्या होता है, एक कैमरा लगी हुई छड़ होती है, नली होती है जिसको हमारे पेट में डाला जाता है और वहाँ पे अंदर लाइट मारी जाती है पेट में, आगे एक लाइट लगी हुई होती है। तो दोस्तों वहीं पर वो आंतरिक परावर्तित होती है और हमें उसमें अंदर से अपने अंग सब दिखाई देते हैं और वो जांच इसकी करते हैं। यह सब क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण हैं। एक और भी है, ऑप्टिकल फाइबर भी होता है, आप देख लीजिए। प्रकाशी तंतु जिसे बोलते हैं, आजकल नेटवर्किंग के क्षेत्र में बहुत प्रयोग कर रहे हैं। इसी से लाइट के सिग्नल भेजे जाते हैं जो पूरे परावर्तित होकर दूसरे कैच किए जाते हैं। तो ये सब है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में कोई आपतित किरण जाती है और वह बाहर निकलने की बजाय उसी माध्यम से परावर्तित हो जाती है, वह होती है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इनकी मैं सबकी डेफिनेशन वीडियो के एंड में जोड़ दूंगा, आप लोग परेशान मत होइए, बस अभी यहाँ आपको केवल समझना है। चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। डिस्पर्सन ऑफ लाइट। दोस्तों क्या होता है कि ज़्यादातर हम लोग यही जानते हैं कि हमारा जो सूर्य से रोशनी आती है वह श्वेत सफ़ेद रंग की किरण होती है, किंतु ऐसा नहीं होता है। जब श्वेत किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह अपने 7 घटकों में विभाजित हो जाती है, जिसे हम कहते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। और ये 7 घटक रंग कौन से हैं आप समझ लीजिए, जिनके क्रम क्या है। सबसे नीचे आएगा आपका, सबसे ऊपर चलता हूँ, रेड या लाल, उसके बाद ऑरेंज या नारंगी, फिर येलो, पीला, फिर ग्रीन, हरा, फिर नीला, ब्लू और इंडिगो, आसमानी, और सबसे लास्ट में वॉयलेट, बैंगनी। दोस्तों
यह है हमारे 7 रंग जो हमारे सूर्य के प्रकाश में होते हैं। और यही मेन कारण है कि हमें चीज़ें रंगीन दिखाई देती हैं, जो मैंने पहले बताया था परावर्तन में, वो अभी मैं इसके नेक्स्ट में बताऊंगा। तो दोस्तों ये किरणें, श्वेत किरण इतने 7 घटक में टूट जाता है और इनमें भी अपनी अपनी एक शक्ति होती है, कौन ज़्यादा तीव्र है कौन हल्का है। तो इसमें जो सबसे तेज या सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य जिसकी होती है, जिसे हम शक्ति भी कहते हैं किरण की, वह होती है लाल रंग की। लाल रंग का जो विक्षेपण है वह सबसे कम होता है। उसका कारण यही है कि लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है और जो ज़्यादा संगठित रहेगा वह कम टूटेगा, सीधा सिद्धांत है। और सबसे कम होता है जो, वह होता है हमारी बैंगनी में। बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य जो सबसे नीचे से होती है, कितनी होगी 3800 या 3900 एंगस्ट्रैम मान लीजिए आप, और लाल की होती है 7800 एंगस्ट्रैम। मैं अभी इसका पूरा एक चार्ट दे दूंगा किस किरण की किसकी है वीडियो के लास्ट में, आप परेशान ना हो, सबकी बता दूंगा कि इसकी 4200 है, इसकी 4500, 4750 है, 5700, 6200, हर किरण की तरंग दैर्घ्य मैं आपको दे दूंगा। तो आपको ये समझना है कि यही कारण होता है कि जब हम रेड सिग्नल यूज करते हैं या सर्दियों में लाल रंग की रोशनी का प्रयोग करते हैं तो वह हमें दूर से दिखाई देता है, क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है। ये पर्ण विक्षेपण का है और कई इसके कारण हैं। इसके दैनिक जीवन में भी आपको बता दे रहा हूँ पर्ण विक्षेपण। सबसे एक आता है मोस्ट इंद्रधनुष, देखा है आपने? बरसात के मौसम में सूर्य से आने वाली किरण जब हमारी वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प पानी की बूंदों से टकरा के परावर्तित हो जाती है तो आसमान में एक 7 रंगों का धनुष बोलते जिसे हम लोग, ऐसे करके रेनबो बन जाता है, उसे कहते हैं इंद्रधनुष। ये हमारा प्राकृतिक विक्षेपण है और प्रिज्म के द्वारा जो आपको दिखाया मैंने वह कृत्रिम विक्षेपण होता है। तो कारण क्या था कि जलवाष्प मौजूद थी वहाँ पे पानी की बूंदें, और उनसे रोशनी लग के सूर्य की प्रकाश पड़ के क्या हुआ हमारा बन जाता है। तो वही क्रम रहेगा, इसमें लाल बैंगनी वाला नीचे तक रहेगा। तो एक तो इंद्रधनुष का बनना हो गया विक्षेपण के कारण, और दूसरा होता है, गर्मी बहुत लगती है, पंखा बंद रहता है मेरा, फैन रिकॉर्डिंग के कारण, तो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। अब इस तरह हो गया बड़ विक्षेपण के क्या है, तो इंद्रधनुष बन जाता है। हमें लाल रंग का इसलिए प्रयोग करते हैं, उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, वो जल्दी विक्षेपित नहीं होती है। और अब आते हैं हम सबसे लास्ट पॉइंट पर। एक चीज़ याद रखना, जो प्रकाश का क्रम है, हम अगर याद करेंगे किस क्रम में बनता है, तो आपको एक अंग्रेजी में होता है विबज्योर, वायलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। और कई लोग हिंदी में भी याद करते हैं, वो करते हैं बे आ नी ही, हा कर दीजिए, बे आनी हा, पी ना ला, बयानी हा पिलाला, और ये बिबज्योर। वैसे बैंगनी, आ से आसमानी, नी से नीला, हा से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, ला से लाल। यह क्रम है हमारा, हमारी सूर्य की श्वेत किरण का जो घटक विक्षेपित होती है, हमारे प्रकाश में जो रंग तरंग दैर्घ्य होते हैं, कई रंग होते हैं, उनका एक क्रम होता है। अंग्रेजी में से हम बिबज्योर से याद करते हैं और हिंदी में व्यानी हा पिनाला से याद करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अपने लास्ट आज का जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे। इसके मैं सब दे दूंगा आपको बाकायदा, पूरी डेफिनेशन के साथ वीडियो के लास्ट में होंगे, आप लोग लिख लेना या देख लेना। वह है प्रकाश का फूटना, स्कैटर्ड होना, प्रस्फुटित होना या प्रकीर्णन होना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। दोस्तों क्या होता है कि जब सूर्य का प्रकाश सूर्य से चलकर हमारी पृथ्वी की तरफ आता है तो रास्ते में पड़ने वाले कई धूल कण, धुएं के कण, वायुमंडल में उपस्थित गैस हैं, अवयव, जल वाष्प आदि से टकराकर वह प्रस्फुटित हो जाता है। इसको हम कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। इस पर आधारित एक साइंस में आप लोगों ने पढ़ा होगा, टिंडल का प्रभाव पूछा जाता है। टिंडल का प्रभाव वह यही है कि जब धूल कणों से या विषवांगी मिश्रण से हमारा सूर्य का प्रकाश टकराता है
तो वह उन्हीं कणों के साथ आगे की ओर बढ़ता है। जैसे इसके लिए आप देख सकते हो, एक कभी कमरे में, अंधेरे कमरे में एक रोशनदान से जो हमारी, सपोज करिए एक रोशनदान है, यहाँ से जो हमारी सूर्य की किरण आ रही है, इसमें आप देख सकते हैं धूल कण, मिट्टी कण आपको दिखाई पड़ते हैं। यह सब होता है आपका टिंडल का प्रभाव। दूसरा, इसी कारण क्या होता है, एक क्वेश्चन बहुत आता है कि आकाश हमें नीला क्यों दिखाई देता है, आकाश का नीला दिखना। तो दोस्तों इसका भी यही कारण है, प्रकाश का प्रकीर्णन। होता क्या है कि जब हमारे सूर्य से किरण चलती है तो रास्ते में हमारे वायुमंडल या बहुत दूरी कारण, बहुत ज़्यादा दूरी है ना, तो इससे ये विक्षेपित होने लगती है हमारी किरणें। तो बैंगनी, आसमानी, नीला सबसे कम तरंगदैर्घ्य है, तो वो सबसे पहले प्रस्फुटित हो जाती हैं। और जो लाल, हरा, पीला, ये हमारे कम प्रस्फुटित होते हैं। तो जो ज़्यादा बिखर गया, बैंगनी, आसमानी और नीला, आते आते पृथ्वी तक ये बिखर जाते हैं। इसके कारण ये हमें अपना पूरा आकाश क्या दिखता है, नीला, क्योंकि वही रंग बिखर जाते हैं प्रस्फुटित होके, तो वही हमें दिखते हैं और आकाश इसके कारण ही हमें नीला दिखाई देता है। यही एक प्रकाश के प्रकीर्णन, इसका आकाश का नीला दिखना कारण है। और चलते हैं, जो मैंने उसमें बताया था वस्तुओं का रंगीन दिखना, प्रकाश के परावर्तन में बताया था मैंने, उसका मेन कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन होना। दोस्तों जब हमारी सूर्य की किरण किसी रंगीन वस्तु पर गिरती है, सपोज करिए कि वह लाल रंग की किरण लाल रंग की वस्तु पर गिर गई, यहाँ से कोई किरण या रोशनी पड़ी, कमरे में हमने बल्ब जलाया और उस पर प्रकाश पड़ा, तो यह क्या करता है कि जो हमारी श्वेत किरण आती है, इस पे पड़ने के बाद ये सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है और केवल लाल रंग को परावर्तित करके फिर बाहर निकालता है, जिसके कारण हमें लाल वस्तु लाल दिखाई पड़ती है। यही केस नीले में होगा कि नीला क्या करेगा, सभी रंगों को तो अवशोषित कर लेगा और केवल नीले रंग को उत्सर्जित करेगा, तो वह नीला दिखाई देगा। तो यही होता है कि वस्तु हमें रंगीन इसी कारण दिखती हैं, क्योंकि वो केवल अपने रंग को उत्सर्जित करती हैं, बाकी को कर लेती हैं, अवशोषित कर लेती हैं। और यह होता केवल श्वेत प्रकाश पड़ने पर ही। अब आप कहो लाल रंग पे हम काले रंग की रोशनी डाल दें, सॉरी हरे रंग की रोशनी डाल दें, तो यह हमें काला दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि ये सभी रंगों को अवशोषित कर लेगा, उत्सर्जित कुछ नहीं करेगा, तो फिर हमें वह काला दिखेगा। ठीक है, तो यह रंगीन कब दिखते हैं, या तो श्वेत प्रकाश में या फिर अपने कलर की लाइट में। जैसे हम लोग गणित में पढ़ते हैं प्राइम नंबर कि या तो एक से कटे या फिर अपने आप से कटे, वही इसमें होता है, या तो प्रकाश सफ़ेद हो या फिर अपने कलर की रोशनी हो, तो वस्तुएं रंगीन दिखाई देती हैं, अन्यथा फिर वो काली ही दिखाई देंगी। एक और देख लीजिए प्रकाश के प्रकीर्णन में कि सूर्य का लाल दिखना कब, ढलते समय और उगते समय, तो वह प्रकाश का प्रकीर्णन ही होता है। क्या होता है कि जब सूर्य ढलने पे आता है तो वह पृथ्वी से क्या होता है, पास होकर पीछे की ओर जाता है, तो बाकी के रंग तो प्रस्फुटित हो जाते हैं, केवल लाल रंग जो ऐसा है जो सबसे देर में प्रस्फुटित होता है, प्रकीर्णित होता है अंत में, तो फिर वह हमें सूर्य हमारा लाल ही दिखता है या नारंगी दिखता है शाम को, क्योंकि उनकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा है, तो वही प्रस्फुटित बाद में होंगी। तो दोस्तों यह था प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। मैंने सभी टॉपिक समझा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा पढ़ाई हुई प्रकाश की जो थ्योरी बेस्ड सभी, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, आंतरिक परावर्तन, प्रकीर्णन और विक्षेपण जो भी हैं समझ में आए होंगे। अब नेक्स्ट में मैं इनके न्यूमेरिकल और लेंस दर्पण, गोली दर्पण आदि पे चर्चा करूँगा और कोशिश करूँगा आपको वो अच्छे में समझ में आए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।